बात 1880 के दशक की है। हेलन कैम्बेल नाम की एक जर्नलिस्ट ने भेष बदलकर मैनहट्टन के उन टेनमेंट्स का जायजा लिया जहां गरीब मजदूर रहते थे। उन्होंने देखा कि वहां की महिलाएं अपने खाने पर रोजाना ठीक 12 सेंट खर्च कर रही थीं। इसलिए नहीं कि वे पैसे बचा रही थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास बस इतना ही था। चलिए देखते हैं कि उस समय न्यूयॉर्क के वर्किंग पुअर के लिए सर्वाइवल असल में कैसा था। और सुनिए, अगर ऐसी कहानियां आपको सोने में मदद करती हैं तो शायद सब्सक्राइब बटन दबा दें। मुझे कमेंट में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है ये जानना कि इस अंधेरे में मेरे साथ और कौन है। तो रजाई ओढ़ लीजिए, आप अभी गर्म हैं, सेफ हैं और शायद आपका पेट भी भरा है। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि हम उस वक्त में जा रहे हैं जब इनमें से किसी भी चीज की गारंटी नहीं थी। वहां घुसते ही सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वो है वहां की स्मेल। सोचिए, आप लोअर ईस्ट साइड के एक टेनमेंट में सुबह उठ रहे हैं। शायद साल 1886 है। आपकी नाक में सबसे पहले नीचे वाले घर से उबलती हुई पत्ता गोभी की गंध आती है, फिर कोयले की धूल और इन सब के नीचे एक ऐसी तीखी बदबू जो कभी नहीं जाती। आंगन में बना वो टॉयलेट जिसे 20 परिवार मिलकर इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में तो वहां खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन सर्दी में भी वो बदबू ऊपर आपके कमरे तक पहुंच ही जाती है। आपका कमरा बिल्कुल डार्क है, सिर्फ धुंधला नहीं बल्कि खूब अंधेरा। जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कोई खिड़की नहीं है, बस चारों तरफ दीवारें हैं। कमरा शायद 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा होगा। छत इतनी नीची है कि हाथ ऊपर करें तो छू जाए। एक बिस्तर है जिस पर आप अपनी बहन या शायद अपनी माँ या शायद दोनों के साथ सोते हैं। चादरें कभी सफेद हुआ करती थीं, अब उनका रंग पुरानी चाय जैसा हो गया है। आपकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं, पर वहां देखने को कुछ है ही नहीं। थोड़ी बहुत रोशनी बस अगले कमरे से आती है जहां एक छोटी सी खिड़की एयर शाफ्ट की तरफ खुलती है। अच्छे दिनों में वहां से थोड़ी धुंधली रोशनी आती है और बुरे दिनों में सामने वाली बिल्डिंग की बदबू। आप उठकर बैठते हैं, आपकी कमर दुख रही है। अब तो यह दर्द रोज की कहानी है। कल सिलाई मशीन पर 14 घंटे काम किया था और आज फिर 14 घंटे वही काम आपका इंतजार कर रहा है। वो पैडल वाली मशीन जहां पैर लगातार चलते रहते हैं और हाथ कपड़े को संभालते हैं। दिन खत्म होने तक शरीर ऐसा हो जाता है जैसे वो आपका है ही नहीं, बल्कि किसी बूढ़े इंसान का है जिसने लाइफ में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन 1880 के न्यूयॉर्क में गरीब होने की एक कड़वी सच्चाई ये है, आपके पास खुद पर तरस खाने का भी टाइम नहीं है। घड़ी की सुई भाग रही है और जितनी देर आप बिस्तर पर लेटे रहेंगे उतनी देर की कमाई आपकी जेब से जा रही है। तो आप उठते हैं, फर्श क्रीक करता है। ये बिल्डिंग 20 साल पहले जल्दबाजी में और सस्ते में बनाई गई थी और ये साफ दिखता है। दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोसी की बहस साफ सुनाई देती है। सीढ़ियां बीच में से दब गई हैं क्योंकि हजारों पैरों ने उन्हें घिस दिया है। यहां कुछ भी टिकने के लिए नहीं बना था, शायद यहां रहने वाले लोग भी नहीं। आप अगले कमरे में जाते हैं। यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है, खाना पकाना, काम करना, जीना। पूरे परिवार के लिए शायद बस 300 स्क्वायर फीट की जगह। एक दीवार के पास कोयले का छोटा चूल्हा, एक मेज, कुछ कुर्सियां और वो छोटी खिड़की। कुछ लोगों की किस्मत इससे भी खराब है। जो कमरे सड़क की तरफ खुलते हैं वो महंगे हैं, इसलिए आप पीछे वाले हिस्से में रहते हैं जहां न धूप आती है न ताज़ी हवा। मेज पर नाश्ता रखा है और यहीं हमें पैसे की बात करनी होगी। अगर आप लकी हैं तो आज आपके पास खाने पर खर्च करने के लिए 12 सेंट हैं, सिर्फ आपके लिए। अगले 24 घंटे जिंदा रहने के लिए बस यही 12 सेंट। अब देखिए, 1886 में 12 सेंट कोई बहुत छोटी रकम नहीं थी। आप इससे चीजें खरीद सकते थे, लेकिन यहां वो गरीबी का गणित है जो आपको कोई नहीं समझाता। एक ब्रेड की कीमत है 5 सेंट। अच्छी राई ब्रेड जो पेट भरती है। यहाँ की औरतें जानती हैं कि कौन सी बेकरी 5 सेंट में सबसे बड़ी ब्रेड देती है।
5 साल की बच्ची ब्रिजेट का तो काम ही यही है कि वो आसपास की हर बेकरी का रेट पता रखे। 5 साल की उम्र में ही वो इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट बन चुकी है। तो 5 सेंट ब्रेड में गए, बचे 7 सेंट। चाय बहुत एसेंशियल है। ये कोई शौक नहीं, मजबूरी है। बाहर नल का पानी पीने लायक नहीं है। लोग उससे बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। लेकिन चाय बनाने के लिए पानी उबालना पड़ता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। और चाय की कैफीन आपको अगले 14 घंटे काम करने की ताकत देती है। 1 महीने की चाय करीब 30 सेंट की आती है, यानी रोज का करीब 1 सेंट। अब आप आ गए 6 सेंट पर। चीज अगर मिल जाए तो 10 सेंट का 1 पाउंड आता है। थोड़ा थोड़ा खाएं तो कुछ दिन चल जाएगा। आज के हिस्से का मान लेते हैं 2 सेंट, बचे 4 सेंट। शायद थोड़ा सस्ता मांस मिल जाए। एक छोटे टुकड़े के लिए 3 सेंट मान लेते हैं। अब आपकी जेब में बचा सिर्फ 1 सेंट। ये 1 सेंट शायद चाय में डालने के लिए थोड़े दूध पर खर्च हो, या फिर थोड़े से मक्खन पर, ताकि सूखी ब्रेड गले से नीचे उतर सके। या शायद आप इसे आज खर्च ही ना करें, कल के लिए बचा लें, क्योंकि क्या पता कल इसकी ज्यादा जरूरत पड़ जाए। बस यही है आपका पूरा दिन। ब्रेड, चाय, थोड़ा चीज, किस्मत अच्छी हुई तो थोड़ा मांस। न कोई सब्जी, न फल, न कुछ ताजा, और ना ही कुछ ऐसा जिसे पकाने में टाइम या फ्यूल लगे। और अब बात करते हैं फ्यूल की। यही तो असली मुसीबत है। अगर आप अमीर हैं और होलसेल में कोयला खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन आपके पास इतने पैसे एक साथ नहीं हैं, तो आप बाल्टी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कोयला खरीदते हैं। नतीजा, आपको वही कोयला अमीर लोगों के मुकाबले दुगने दाम पर मिलता है। इसे कहते हैं पॉवर्टी पेनल्टी, गरीब होने की सजा। आप बल्क में नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं। पैसे बचाने के लिए आप चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। हर चीज की कीमत आपके लिए ज्यादा है। मकान मालिक, कोयले वाला, दुकानदार, सब ये जानते हैं। सब जानते हैं सिवाय उन अमीर लोगों के जो अखबारों में लेख लिखते हैं कि गरीबों को बस अपने पैसे सलीके से खर्च करने चाहिए। इसलिए आप खाना पकाने का खर्चा नहीं उठा सकते। सूखी बीन्स बहुत सस्ती होती हैं और पौष्टिक भी, लेकिन उन्हें पकाने के लिए 3 घंटे आग जलानी पड़ेगी। 3 घंटे का कोयला आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दाल तो सस्ती है, लेकिन उसे पकाने का फ्यूल महंगा है। यही वजह है कि सब लोग ब्रेड और चाय पर जिंदा हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं है क्या खाना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रेड पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाय बस उबलते पानी से बन जाती है। दुकान का सबसे सस्ता खाना, जैसे दालें या सब्जियां, असल में गरीबों के लिए सबसे महंगा है, क्योंकि उसे पकाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। एक बार एक बूढ़ी जर्मन महिला ने इसे समझाने की कोशिश की थी। वो अपने जमाने में कुक थी। वो जानती थी कि कम पैसों में अच्छा सूप कैसे बनता है। लेकिन उसने कहा, मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ, अपना सूप भी देती हूँ। वे खाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन वो खुद इसे नहीं बना सकते। उनके पास टाइम नहीं है। ये सब बहुत फस है। फस का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, इसका मतलब है वक्त। जब आप 14 घंटे मशीन पर झुककर काम करते हैं तो घर आकर आप प्याज नहीं काटना चाहते। आप बस कुछ भी खाकर सो जाना चाहते हैं, पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। इसलिए ब्रेड और चाय ही राजा हैं। वो तैयार मिलते हैं, वो सस्ते हैं, और वो आपको अगला दिन देखने तक जिंदा रखते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आप उन लड़कियों के चेहरों पर देख सकते हैं। उनकी त्वचा का रंग वैक्सी होता है, खून की कमी साफ दिखती है। वे पतली नहीं हैं, वे हॉलो हैं, जैसे अंदर से सब कुछ खत्म हो गया हो। चाय उन्हें एनर्जी नहीं देती, बस उनकी नसों को उत्तेजित करती है। ये एक नर्वस एनर्जी है जो उन्हें मशीन की तरह चलाती रहती है जब तक कि वे अचानक रुक न जाएं। ये भूख पेट की नहीं है, ये शरीर के धीरे धीरे खत्म होने की आवाज है। लेकिन अब प्याला खाली हो चुका है। ब्रेड का आखिरी टुकड़ा भी खत्म,
सड़क से आती हुई शोरगुल की आवाजें तेज हो रही हैं। फैक्ट्री की सीटी बजती है। एक लंबी तीखी आवाज जो पूरे मैनहट्टन में गूंजती है। इसका मतलब है काम का वक्त। सुबह का ये छोटा सा संघर्ष अब खत्म हुआ। अब असली लड़ाई शुरू होगी। आप अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हैं, प्याला मेज पर ही छोड़ देते हैं। दरवाजा खुलता है और आप बाहर अंधेरे गलियारे में कदम रखते हैं। अचानक आप अकेले नहीं हैं। सैकड़ों दरवाजे खुल रहे हैं, सैकड़ों पैर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये एक नदी की तरह है, थके हुए भूखे लोगों की एक नदी जो सड़क की तरफ बह रही है। कोई बात नहीं करता। सबकी आंखों में बस एक ही मंजिल है, फैक्ट्री का गेट। बाहर की हवा ठंडी है, गाल पर चुभती है, लेकिन कम से कम ये हवा ताजी है। कमरे की उस घुटन के बाद ये ठंड भी एक राहत जैसी लगती है। सड़क पर घोड़ों की टापें हैं, फेरी वालों की आवाजें हैं, लेकिन ये शोर अभी धुंधला है। आपके सामने वो लाल ईंटों वाली इमारत खड़ी है, विशाल, खामोश, जैसे कोई जानवर अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। यही आपका दूसरा घर है, शायद पहले घर से भी ज्यादा। बड़ी भारी सीढ़ियां आप चढ़ते हैं। हर कदम आपको उस मशीन की आवाज के करीब ले जाता है जो आपके खून में बस चुकी है। वो खड़खड़ाहट, वो सीटी, वो एक अजीब सा लय जो कभी रुकता नहीं। दरवाजा खुलता है और गर्म हवा का एक झोंका आपको छूता है। पसीने और मशीन के तेल की मिली-जुली गंध। यही आपकी दुनिया है अगले 14 घंटों के लिए। आप अपनी कुर्सी खींचते हैं। लकड़ी सख्त है। आपके सिर के ऊपर गैस का लैंप चल रहा है। उसकी पीली रोशनी में धूल के कण नाच रहे हैं। चारों तरफ बस मशीनें हैं। 100 लड़कियां, 100 मशीनें। और फिर काम शुरू होता है। सुई ऊपर नीचे होती है, धागा खिंचता है, कपड़ा आगे बढ़ता है। टिक टैक, टिक टैक। ये आवाज अब आपके दिल की धड़कन बन गई है। घंटे बीतते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, सिर्फ हाथ चलते रहते हैं। कपड़ा उठाना, सुई के नीचे रखना, पैडल दबाना, और फिर अगला। ये एक नशा जैसा है। आप सोचते नहीं हैं, आप महसूस नहीं करते, आप बस मशीन का एक हिस्सा बन जाते हैं। लोहे और मांस का एक अजीब जोड़, जहां मशीन नहीं थकती, लेकिन मांस धीरे धीरे जवाब देने लगता है। हवा भारी होने लगती है। रुई के छोटे छोटे रेशे हवा में तैर रहे हैं। बर्फ की तरह दिखते हैं, लेकिन ये फेफड़ों में जम जाते हैं। खिड़कियां बंद हैं। मालिक कहता है कि हवा से धागा टूट सकता है, या शायद उसे डर है कि आप बाहर देखेंगे तो काम धीमा हो जाएगा। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर सांस के साथ आप कपड़ा अंदर ले रहे हैं। लड़कियों की खांसी की आवाज मशीनों के शोर में मिल जाती है, लेकिन कोई रुकता नहीं। रुकने का मतलब है पैसा कटना। आंखें जलने लगती हैं। गैस की रोशनी कभी कभी टिमटिमाती है। आप अपनी पलकें झपकाते हैं, लेकिन रुकते नहीं। अगर सिलाई टेढ़ी हुई तो कपड़ा खराब, और उसका पैसा आपकी जेब से कटेगा। इसलिए आप झुकते हैं और झुकते हैं। रीढ़ की हड्डी चीखती है, गर्दन अकड़ जाती है, लेकिन डर दर्द से बड़ा है। गलती करने का डर, नौकरी खोने का डर। शोर एक दीवार की तरह है। यह आपको दुनिया से काट देता है। आप बगल वाली लड़की से बात नहीं कर सकते, आप अपनी ही सोच नहीं सुन सकते। सिर्फ मशीनों की चीख, और फिर दोपहर की सीटी।
मशीनें रुक जाती हैं। अचानक सन्नाटा इतना गहरा होता है कि कान बजने लगते हैं। ये लंच ब्रेक है। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट। आप अपनी जगह से नहीं हिलते, उठने की ताकत नहीं है। आप अपनी पोटली खोलते हैं, वही सूखी ब्रेड। चाय ठंडी हो चुकी है, उसमें अब थोड़ा सा मशीन का तेल और रुई की धूल का स्वाद भी मिल गया है। लेकिन आप इसे खाते हैं, भूख के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मशीन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। गले से निवाला उतारना मुश्किल है। रुई की धूल ने गले को सैंडपेपर जैसा बना दिया है। आसपास देखिए, लड़कियां अपनी मशीनों पर ही सिर रखकर लेटी हैं। कोई बात नहीं कर रहा, हंसने की ताकत नहीं बची, सिर्फ सांस लेने की आवाजें हैं। अचानक सीटी एक चाबुक की तरह हवा में गूंजती है। 20 मिनट खत्म। लड़कियां झटके से उठती हैं, नींद और थकान को जबरदस्ती आंखों से हटाती हैं। फिर से वही झुकना, फिर से वही शोर। दोपहर का ये हिस्सा सबसे खतरनाक है। शरीर थक चुका है, ध्यान भटक रहा है, लेकिन मशीन की रफ्तार वही है। यही वो वक्त है जब हादसे होते हैं। एक पल की चूक और सुई उंगली के आर पार। एक दबी हुई चीख, मशीन का रुकना, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं दौड़ता। सब अपनी सुई पर नजर गड़ाए रखते हैं। सूरज कब डूबा आपको पता नहीं चला। खिड़कियों के बाहर अब कालिख पुत चुकी है। सिर्फ अंदर जलती हुई गैस की रोशनी चेहरों को पीला और बीमार दिखा रही है। आखिरी घंटा सबसे लंबा होता है। हर मिनट 1 घंटे जैसा लगता है। हाथ अब खुद ब खुद चल रहे हैं। दिमाग सो चुका है। सिर्फ मांसपेशियों की याददाश्त काम कर रही है। तभी आखिरी सीटी। शोर मर जाता है। पहिए धीरे धीरे रुकते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा इतना भारी लगता है कि आप गिर सकते हैं। कुर्सियां पीछे खिसकती हैं। सैकड़ों लड़कियां खड़ी होती हैं, जैसे कोई पुरानी इमारत हिल रही हो। पैरों में सुइयां चुभ रही हैं, कमर सीधी नहीं हो रही। लेकिन आप आज के लिए आजाद हैं। आप बाहर निकलते हैं। ठंडी हवा पसीने से भीगे कपड़ों को छूती है। ये राहत नहीं है, ये चाकू की तरह चुभता है। पसीना अब आपकी पीठ पर बर्फ बन गया है। अचानक शरीर कांपने लगता है। फैक्ट्री की वो भयानक गर्मी जा चुकी है और अब सिर्फ रात की नमी और ठंड बची है। वापसी का ये रास्ता सुबह से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब आप खाली हो चुके हैं। पैर उठते नहीं, घिसटते हैं। हर कदम एक जंग जैसा लगता है। सड़कें अंधेरी हैं। गैस के खंभे लंबी डरावनी परछाइयां बना रहे हैं। आप अपनी नजरें नीचे रखते हैं, सिर्फ अपने जूतों को देखते हैं जो पत्थरों पर चल रहे हैं। गलियों में शराबी हैं, लड़ाई झगड़े की आवाजें हैं, लेकिन आप ऊपर नहीं देखते। आप बस उस दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, सुरक्षा तक, बिस्तर तक। आखिरकार वो बिल्डिंग आ गई। दरवाजा खोलते ही वो गंध, उबली हुई गोभी, पुराना कपड़ा और सैकड़ों लोगों की सांसें। ये बदबू ही घर की पहचान है। अब वो सीढ़ियां, सुबह उतरते वक्त जो आसान लगी थीं, अब वो एक पहाड़ जैसी खड़ी हैं। हर सीढ़ी पर घुटने चीखते हैं, सांस फूलती है, फेफड़े जलते हैं। आप रेलिंग पकड़कर खुद को ऊपर खींचते हैं, अंधेरे में। दरवाजा खुलता है। अंदर भी सन्नाटा है। कोई नहीं पूछता दिन कैसा था, क्योंकि सबको पता है। सबकी आंखों में वही थकान है जो आपकी आंखों में है। आप कुर्सी पर गिरते हैं, हड्डी हड्डी दुख रही है। मेज पर शायद थोड़ी बची हुई चाय है या ब्रेड का एक टुकड़ा। आप उसे निगलते हैं। चबाने की ताकत नहीं है, बस पेट में कुछ डालना है ताकि हाथ कांपना बंद कर दें। कोई बात नहीं करता,
बात करने के लिए सांस चाहिए और वो आपने फैक्ट्री में छोड़ दी है। सिर्फ कभी कभार खांसी की आवाज आती है। रुई के वो रेशे जो दिन भर जमा हुए थे अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़े बदलने की जगह नहीं है और शायद जरूरत भी नहीं। वही बिस्तर, वही गद्दा जिस पर 3 लोग लेटते हैं। गर्मियों में पसीना, सर्दियों में ठिठुरन, लेकिन अभी ये स्वर्ग है। आप आंखें बंद करते हैं। अंधेरे में भी कानों में मशीन की खड़खड़ाहट गूंज रही है। टिक टैक, टिक टैक। यह आवाज आपका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन थकान जीत जाती है। नींद आपको खींच लेती है एक काले गहरे गड्ढे में। कल फिर यही सब दोहराना है, लेकिन वो कल की बात है। आज आप जिंदा बच गए। नींद गहरी है पर सुकून वाली नहीं। ये ब्लैकआउट जैसा है। लेकिन उस सन्नाटे में आपको एक आवाज सुनाई देती है, कमरे के दूसरे कोने से। एक भारी घरघराती हुई खांसी। ये आपकी माँ है या शायद आपकी बड़ी बहन। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखता, बस आवाज है। वो आवाज गीली है, कमजोर है, जैसे फेफड़े अंदर से गल रहे हों। और तभी थकान से भी बड़ी एक चीज आपको जकड़ लेती है, डर। आप सोचते हैं वो कभी मेरी तरह थी। उसकी भी उंगलियां तेज थीं, उसकी भी कमर सीधी थी, और एक दिन मैं उसकी तरह हो जाऊंगी। दिमाग सो जाना चाहता है, लेकिन शरीर को अभी भी लगता है कि वो मशीन पर है। रजाई के नीचे अंधेरे में आपकी उंगलियां फड़कती हैं। सुई धागा गांठ, सुई धागा गांठ। नींद में भी मशीन नहीं रुकती। काम सिर्फ आपके दिन नहीं ले रहा, यह आपके सपने भी छीन रहा है। मैं वहां खड़ी थी उसे देखते हुए, उस अंधेरे कमरे में जहां हवा में बीमारी और नमी थी। ये कोई एक अनोखी कहानी नहीं है। ये न्यूयॉर्क के हर तहखाने, हर अटारी की कहानी है। हम बाजार में सस्ती शर्ट खोजते हैं। हम खुश होते हैं जब हमें कोई अच्छा सौदा मिलता है, लेकिन उस सस्ते दाम की असली कीमत कपड़ा नहीं है। उसकी कीमत है इस लड़की की जवानी, उसका खून और धीरे धीरे उसका जीवन। हम इसे सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन। लेकिन यहां खड़े होकर इस अंधेरे और घुटन में ये एक शहर नहीं है, बल्कि एक जेल जैसा लगता है। और हम सब जो सस्ते कपड़े खरीदते हैं, जो सवाल नहीं पूछते, हम सब इसके जेलर हैं, प्रिजनर्स ऑफ पॉवर्टी। अंधेरे से निकलकर रोशनी में ये ब्रॉडवे है। यहां हवा में बीमारी की गंध नहीं है, यहां इत्र की खुशबू है। सड़क पर रईस घोड़ों की टापें हैं। रेशम और मखमल पहने महिलाएं अपनी बग्घियों से उतर रही हैं। वे यहां एक मिशन पर आई हैं, एक पवित्र मिशन, सौदा खोजना। देखिए उस बड़ी दुकान को, कांच की खिड़कियों के पीछे सजी हुई वो सुंदर ड्रेस। वो चमक रही है, वो बुला रही है। दरवाजे खुलते हैं। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं। ऊंची छतें, झूमर और मीलों तक फैले हुए कपड़े। ये वाइट गुड्स का विभाग है। सफेद लिनन, लेस और अंडरवियर ढेर के ढेर लगे हैं, बर्फ की तरह सफेद। देखिए इन महिलाओं को, अच्छे घरों की महिलाएं। वे कपड़ों को अपनी उंगलियों से टटोल रही हैं, बनावट देख रही हैं, सिलाई देख रही हैं। ओ ये कितना सुंदर है, और देखो इसका दाम तो कुछ भी नहीं। वे हंस रही हैं, वे खुश हैं, क्योंकि उन्होंने दुकानदार को लूट लिया है। लेकिन क्या सच में? वे कपड़े को रोशनी में उठाकर देखती हैं, बेदाग सिलाई। लेकिन उनकी आंखें धोखा खा रही हैं, क्योंकि ये कपड़ा सफेद नहीं है। अगर वो सच में गौर से देखेंगी तो उन्हें इस पर लाल रंग दिखाई देगा। नहीं, खून का धब्बा नहीं,
उसे तो फैक्ट्री में ही धो दिया गया था, लेकिन हर टाके में उस लड़की की थकी हुई सांसें कैद हैं। हर तह में उसकी भूख छिपी है। लेकिन यहां इस काउंटर पर सिर्फ एक चीज मायने रखती है, दाम। जितना कम उतना बेहतर। दुकानदार मुस्कुराता है, ग्राहक खुश है, सब जीत गए। लेकिन हिसाब अभी बाकी है, क्योंकि गणित कभी झूठ नहीं बोलता। आखिर अगर दुकान का किराया महंगा है, अगर बिजली की लागत बढ़ रही है और अगर दुकानदार को भी अपना मुनाफा चाहिए, तो कीमत कम कैसे हुई? सोचिए, ये कोई जादू नहीं है, गणित सीधा है। अगर कपड़ा महंगा है और सिलाई सस्ती है, तो किसी ने तो कीमत चुकाई है, और वो दुकानदार नहीं है, वो ये महिला भी नहीं है, बल्कि वो लड़की है अंधेरे कमरे में, जिसने एक रात में 100 शर्ट सिली थी। उसकी उंगलियों ने इस कीमत को मुमकिन बनाया है, उसकी जवानी ने इसे सस्ता बनाया है। लेकिन यहां इस चमकते हुए काउंटर पर उसकी चीख सुनाई नहीं देती। अब देखिए इस महिला को, उसके हाथ में रेशमी दस्ताने हैं। वो दुकानदार से बहस कर रही है, ये बहुत महंगा है, क्या आप थोड़ा कम नहीं कर सकते? ये एक खेल है, एक जीत। अगर वो 10 सेंट बचा लेगी तो उसे गर्व महसूस होगा, लेकिन वो 10 सेंट वो कहां से आएंगे? दुकानदार अपनी जेब से नहीं देगा, मालिक अपना मुनाफा कम नहीं करेगा, तो वो 10 सेंट उस लड़की की थाली से रोटी का एक टुकड़ा कम कर देंगे। हर बार जब हम मोल भाव करते हैं, अनजाने में हम उस लड़की का गला दबा रहे होते हैं। हम कहते हैं मुझे सस्ता चाहिए, और मशीन और तेज चलने लगती है, सुई और तेज चुभने लगती है। क्या ये क्रूरता है? नहीं, ये महिला कोई राक्षस नहीं है। वो शायद एक अच्छी माँ है। वो शायद रविवार को चर्च आती है। वो शायद गरीबों को दान भी देती है। लेकिन यहां इस काउंटर पर वो अंधी है। उसे बस कपड़े दिखते हैं, इंसान नहीं। उसे सौदा दिखता है, दर्द नहीं। दुकानदार उसे ये नहीं बताता, मैडम ये शर्ट सस्ती है क्योंकि इसे बनाने वाली लड़की को हफ्ते के $2 मिलते हैं, और अगर आप इसे और सस्ता मांगेंगी तो उसे शायद $1.80 मिलेंगे। अगर वो ये सच जानती तो शायद वो हाथ खींच लेती, शायद उसे घिन आती। लेकिन सच्चाई यहां बेची नहीं जाती। सच्चाई फैक्ट्री में छिपी है। वो शोर, वो धुआं, वो गर्मी, वो खांसी, वो थकान, वो भूख। दुकानदार मुस्कुराता है, महिला खुश होकर चली जाती है। सौदा हो गया। लेकिन ये सौदा किसका था? ये कपड़े का नहीं था, ये ज़मीर का था। और जिस रात वो महिला उस शर्ट को पहनकर पार्टी में जाएगी, उसी रात वो लड़की अपनी सूखी ब्रेड चबाएगी। और यही वो असली कीमत है जो हम कभी नहीं चुकाते। हमने दर्द देखा, हमने चमक देखी, लेकिन इन दोनों के बीच एक खाई है, एक अंधेरी जगह जहां से ये सारा पैसा गुजरता है। उसे फैक्ट्री नहीं कहते, उसे दुकान नहीं कहते, उसे कहते हैं द स्वेट शॉप। और इसका मालिक कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है। वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका नाम अखबारों में आता हो। वो एक अदृश्य आदमी है। उसे द स्वेटर कहा जाता है। वो मकड़ी की तरह बीच में बैठा है। ऊपर बड़े बड़े गोदाम और नीचे वो हजारों भूखी लड़कियां, और वो बस अपना जाल बुन रहा है। बड़ा मालिक ब्रॉडवे के अपने शानदार दफ्तर में बैठा है। वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। उसे वो रोती हुई औरतें नहीं देखनी, उसे वो बीमार बच्चे नहीं देखने। इसलिए वो एक बफर रखता है। वो इस स्वेटर को बुलाता है। सौदा सीधा है, मुझे 1000 कोट चाहिए कल सुबह तक, और मैं इसके लिए $5 प्रति दर्जन दूंगा।
कॉन्ट्रैक्टर अपना गणित लगाता है। उसे अपना किराया देना है, उसे अपनी गैस का बिल भरना है और उसे अपना मुनाफा भी चाहिए। तो वो हिसाब लगाता है, मैं $3 रखूंगा और सिलाई करने वाली लड़कियों को $2 दूंगा। $2 12 कोट के लिए। क्या वो जालिम है? शायद। लेकिन अगर वो मना करेगा तो दरवाजे पर 10 और स्वेटर्स खड़े हैं जो उसी काम को $4 में करने को तैयार हैं। इसे कहते हैं द रेस टू द बॉटम। एक ऐसी दौड़ जहां जीतने वाला वो है जो इंसान को सबसे सस्ता खरीद सके। अब दबाव नीचे आता है। स्वेटर अपनी दुकान में खड़ा है, हाथ में घड़ी। जल्दी जल्दी, अगर ये 12 कोट 1 घंटे में तैयार नहीं हुए तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। वो जानता है कि उसे क्या करना है। उसे उन लड़कियों को मशीन से भी तेज चलाना है। वो चिल्लाता है, वो गालियां देता है, कभी कभी वो बिजली बंद करने की धमकी देता है। ये मैनेजमेंट नहीं है, ये तानाशाही है। और लड़कियां, वे जानती हैं कि दरवाजे के बाहर 10 और लड़कियां खड़ी हैं जो उनकी जगह लेने को तैयार हैं। तो वे अपनी उंगलियां और तेज चलाती हैं, सुई और तेज चुभती हैं। वे एक दूसरे से बात नहीं करती, वे पानी पीने के लिए नहीं रुकती, क्योंकि यहां रुकने का मतलब है भूखे मरना। अब तक हमने काम की बात की, उस मशीन की जो कभी नहीं रुकती। लेकिन 1880 के न्यूयॉर्क में एक चीज काम से भी ज्यादा डराती है, वो है काम का ना होना। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक नोटिस लगा है, नो वर्क टुडे। ये सिर्फ एक नोटिस नहीं है, ये मौत का फरमान है, क्योंकि आपकी जेब में कल के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अमीर आदमी के लिए छुट्टी एक आराम है, लेकिन इस लड़की के लिए छुट्टी का मतलब है भूख। वो घर वापस आती है, बारिश में भीगती हुई, और अब उसके पास करने को कुछ नहीं है सिवाय छत को घूरने के और ये सोचने के, क्या मैं इस हफ्ते का किराया दे पाऊंगी। फिर दरवाजे पर वो दस्तक होती है। ये पुलिस नहीं है, ये मकान मालकिन है। वो कोई अमीर औरत नहीं है, वो भी उसी गरीबी के जाल में फंसी है। शायद उसने ये बिल्डिंग लीज पर ली है। अगर आप उसे पैसे नहीं देंगे तो वो असली ओनर को पैसे नहीं दे पाएगी, इसलिए उसकी आंखों में कोई रहम नहीं है। किराया कहाँ है? मुझे कल तक चाहिए, वरना सामान बाहर होगा। 1880 के न्यूयॉर्क में इविक्शन के लिए किसी कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं थी। बस आपका सामान उस कीचड़ भरी गली में फेंक दिया जाता था। और वो गली, वो सिर्फ सड़क नहीं है, वो एक भेड़ियों का जंगल है। वहां शराबी हैं, वहां चोर हैं, और सबसे बुरा, वहां वो दलाल हैं जो ऐसी ही बेघर लड़कियों का इंतजार करते हैं। एक अकेली लड़की के लिए सड़क पर एक रात का मतलब है अपनी इज्जत का सौदा, या शायद अपनी जिंदगी का अंत। इसलिए वो डर भूख से भी बड़ा है। और फिर वो एक गलती होती है। शायद आप सीढ़ियों से फिसल गए, शायद बुखार हो गया, या शायद बस खांसी शुरू हो गई। अमीर लोगों के लिए बीमारी का मतलब है बिस्तर, दवा और आराम। लेकिन यहां बीमारी का मतलब है अपराध। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आप मशीन नहीं चला सकते, और अगर मशीन नहीं चलेगी तो 20 सेंट नहीं मिलेंगे। कोई सिक लीव नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। मालिक को आपकी बीमारी से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस वो 12 कोट चाहिए। अगर कल काम पर नहीं आई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। ये धमकी नहीं है, ये एक वादा है। क्योंकि आपके पीछे कतार में 50 और स्वस्थ लड़कियां खड़ी हैं। तो आप क्या करते हैं? आप बुखार में भी उठते हैं, खांसते हुए मशीन चलाते हैं, जब तक कि आप मशीन पर ही गिर न जाएं। इसे कहते हैं
वर्क अंटिल यू ड्रॉप, मरते दम तक काम। और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मशीन रुक जाती है, मकान मालकिन घर से निकाल देती है, तब एक आखिरी दरवाजा बचता है, सड़क का वो कोना। समाज उसे पाप कहता है, अखबार उसे बुराई कहते हैं, लेकिन उस लड़की के लिए वो सिर्फ एक वक्त की रोटी है। हेलन कैम्बल ने ऐसी कई लड़कियों से बात की। एक ने उनसे कहा, मैडम $2 हफ्ते में मैं धीरे धीरे मर रही थी, अब कम से कम मेरा पेट भरा है। सोचिए, इंसान किस हद तक मजबूर होता है कि अपना शरीर बेचना सिलाई मशीन पर घिस घिस कर मरने से आसान लगने लगता है। हम उन्हें गिरा हुआ कहते हैं, हम उन्हें देखकर नाक से कोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे क्यों गिरी, सवाल ये है कि उन्हें उस कगार से धक्का किसने दिया। क्या वो हम नहीं थे जिन्हें सस्ती शर्ट चाहिए थी? 1887 में हेलन कैम्बल की किताब प्रिजनर्स ऑफ पॉवर्टी प्रकाशित हुई। उसने न्यूयॉर्क को हिला कर रख दिया। लोगों ने पढ़ा, गुस्सा किया, कमेटियां बनी। कानून भी बदले। धीरे धीरे स्वेट शॉप्स गैर कानूनी हो गए, काम के घंटे कम हुए, बाल मजदूरी पर रोक लगी। ऐसा लगा कि हमने वो जंग जीत ली। लेकिन क्या सच में? आज जब आप अपनी अलमारी खोलते हैं तो आपको वही $5 की शर्ट दिखाई देती है, वही सेल का बोर्ड दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो लड़की न्यूयॉर्क के तहखाने में नहीं है, अब वो ढाका में है, वो कंबोडिया में है, वो वियतनाम में है। जगह बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल वही है। हम आज भी सौदा खोजते हैं, हम आज भी पूछते हैं ये इतना महंगा क्यों है, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते ये इतना सस्ता क्यों है। जब एक टी शर्ट की कीमत एक कप कॉफी से भी कम होती है तो वो गणित आज भी झूठ नहीं बोलता। उस टी शर्ट में किसी की स्कूल की फीस कटी है, किसी की दवाई का खर्चा कटा है और किसी की सुरक्षा कटी है। हेलन कैम्बल ने 140 साल पहले कहा था, हम सब इसके जेलर हैं। आज भी हमारी डिमांड ही उनकी जंजीर है। तो अगली बार जब आप किसी मॉल में जाएं या किसी ऑनलाइन साइट पर बाय नाउ दबाएं, तो एक पल के लिए रुकिए, उस धागे को देखिए और उस अदृश्य हाथ को महसूस कीजिए जिसने इसे बनाया है। क्योंकि वो लड़की इतिहास के पन्नों में नहीं मरी, वो आज भी मशीन चला रही है। प्रिजनर्स ऑफ पॉवर्टी।